Hello friends, in science subject class 8 we completed our syllabus. Now today we are going to start our revision. So revision में चैप्टर में जो जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है वो हम रिवीजन करेंगे उसका. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. चैप्टर 11 है फोर्स एंड प्रेशर. अब फोर्स आपको पता है कि हम कोई भी ऑब्जेक्ट है, ठीक है, हम उसको पुश करते हैं या फिर हम पुल करते हैं या फिर थ्रो करते हैं या फिर कोई लिफ्टिंग करते हैं, किक करते हैं, हिट करते हैं, तो कोई भी एक्टिविटी करते हैं तो उनके लिए हमें फोर्स लगाना पड़ता है. ठीक है, तो आपको ये याद होगा. ठीक है, फिर आपको एक्टिविटी पे ध्यान नहीं देना है. और अगर आपको फोर्स की डेफिनेशन चाहिए तो आप यहाँ से ले सकते हैं. देखिए बोल्ड में है, अ पुश और अ पुल ऑन एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड फोर्स. कोई भी ऑब्जेक्ट है तो उसको आप पुश करो या फिर पुल करो ऑब्जेक्ट को तो उसको क्या कहेंगे, हम फोर्स कहेंगे. ओके, सो ये आपको याद रखना है, फोर्स की डेफिनेशन है. आगे बढ़ते हैं. फोर्स ड्यू टू एन इंटरेक्शन. अब इसमें क्या हमें जानने को मिला था कि भाई कोई एक पर्सन है तो वो जब ये कार को पुश कर रहा होता है तभी वो फोर्स लगाता है. कोई दो गर्ल्स से वो खेल रही है, ठीक है, तो वो भी एक दूसरे को कौन किसको पुश कर रहा है तो वो भी उसमें फोर्स की एक्टिविटी होगी. ठीक है, फिर यहाँ पे देखिए कि कौन किसको यहाँ पे पुलिंग कर रहा है. ठीक है, ये आदमी है वो पुलिंग कर रहा है या फिर ये हमें जो काव दिख रही है वो. तो ये हमें यहाँ पे दिखना, हमें यहाँ पे सिखाया गया है कि फोर्स आर ड्यू टू एन इंटरेक्शन, कि फोर्स जो भी क्रिएट होगा वो उनकी बीच जो इंटरेक्शन होगा उसकी वजह से फोर्स है वो लगेगा. ठीक है, चलो आगे देखते हैं. अब यहाँ पे है दो फ्रेंड्स है, वो फोर्स धक्का दे रहे हैं. ठीक है, तो क्या हो रहा है कि दोनों अगर एक साइड से अगर उसको पुश करेंगे तो वो इजीली पुश हो जाएगा, लेकिन वो उसका जो इंटरेक्शन है वो ऑपोजिट साइड से होगा. दोनों कैसे होंगे, ऑपोजिट साइड में, तो वहाँ पे फोर्स है वो नहीं लगेगा. ठीक है, वो अपने आप बैलेंस में ही रहेगा, स्टेडी पोजीशन में. सो ये हमें याद रखना है. अब यहाँ पे ये गेम तो हमने खेली होगी. ठीक है, कि अगर कोई एक साइड से अगर इसमें फोर्स है वो ज़्यादा लगेगा तो जो दूसरी साइड के जो पर्सन है वो उस और साइड चले जाएंगे. ठीक है, इट मीन्स कि हम एक ही डायरेक्शन में अगर ज़्यादा फोर्स लगाए तो उसी डायरेक्शन में हमें वर्क है वो मिलेगा देखने को. ठीक है, अब आपको पता चला कि कैसे करना है. ओके, फिर एक बॉल की एक्टिविटी थी, मैंने आपको बताई थी कि भाई कोई भी बॉल है वो हम ऐसे ही छोड़ देते हैं. ठीक है, तो हम बीच में अपना पाम है, हमारा हैंड है वो रख देते हैं तो वो बॉल वहाँ पे टकराएगा और वहाँ से दूसरी ओर चले जाएगा, यानी उसकी डायरेक्शन है वो चेंज हो सकती है. ठीक है, तो हम फोर्स से कोई भी अगर ऑब्जेक्ट हो तो उसकी मोशन भी हम चेंज कर सकते हैं. वो फास्ट हो तो हम स्लो कर सकते हैं, वो स्लो है तो हम उसको स्टॉप कर सकते हैं. ओके, सो हमें ओवरव्यू ही देखना है. ठीक है, अब है ये एक्टिविटी तो आपको पता है कि हम टायर को फास्टरली हम मूव कर सकते हैं. ठीक है, कोई भी हम लकड़ी या कोई भी हम ऑब्जेक्ट ले ले तो उससे हम कर सकते हैं. ये स्केल की एक्टिविटी भी हमें पता है. ठीक है, कि अगर कोई बॉल जा रहा है तो अगर वो स्केल से टकराएगा तो वो दूसरी ऑपोजिट साइड है वहाँ पे वो चला जाएगा. ओके, फिर आगे बढ़ते हैं हम. अब एक और है कि हमने जो अभी बॉल की एक्टिविटी की उससे हमें ये जानने को मिलता है कि जो उसकी जो स्टेट होती है, स्टेट ऑफ मोशन, वो चेंज हो जाती है. अगर हम उसको फोर्स लगाए, ठीक है, हम बीच में उसको स्टॉप कर दे तो चेंज इन द स्टेट ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट,
तो कोई भी जो मोशन की जो स्टेट होगी वो चेंज हो जाएगी। ठीक है, ओके। सो ये हमें याद रखना है। सो हमें क्या क्या हमें याद रखना चाहिए, तो देखो यहाँ पे 5 पॉइंट्स है, तो ये 5 पॉइंट्स अच्छे से याद रख लो कि अगर कोई अगर हम फोर्स लगे तो क्या क्या हो सकता है कि वो अगर फास्ट पोजीशन में है तो वो रेस्ट पोजीशन में आ सकते हैं। हम उसकी जो स्पीड है, ठीक है, तो उसको हम मूविंग कर सकते हैं, स्लो या फास्ट कर सकते हैं। हम उसकी डायरेक्शन में चेंज ला सकते हैं, हम उसके शेप में चेंज ला सकते हैं, और ऐसी बहुत सारी इफ़ेक्ट है जिसमें कोई ना कोई इफ़ेक्ट वहाँ पे क्रिएट होगी। तो ये हमें याद रखना है। ठीक है, अब हमारे पास है मस्कुलर फोर्स। तो हमें पता ही है कि हम कोई भी ऑब्जेक्ट है वो हम पुश या पुल करते, हम बकेट है वो पुल करते, तो क्या होता है, हमारे मस्कुलर जो होते हैं वो वर्क करते हैं और उससे फोर्स लगता है, तो उसको क्या कहेंगे, मस्कुलर फोर्स। ओके, सो ये डेफिनेशन हमें याद रखनी है। देखो यहाँ पे है, द फोर्स रिजल्टिंग ड्यू टू द एक्शन ऑफ मसल्स इज नोन एज मस्कुलर फोर्स। ओके, फिर बाद में कांटेक्ट फोर्स है, तो कोई भी ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट में कांटेक्ट में होगा तो उससे जो फोर्स लगेगा उससे क्या कहेंगे, कांटेक्ट फोर्स, या एग्जांपल के तौर पे मैग्नेट ले सकते हैं। फिर फ्रिक्शन, तो फ्रिक्शन हमें पता ही है, ठीक है, कि कोई भी हम अगर रास्ते पे चल रहे हैं तो वो फ्रिक्शन की वजह से, हम व्हीकल से बाइक या कार चला रहे हैं तो वो भी क्या है, फ्रिक्शन से। ओके, फिर है नॉन कांटेक्ट फोर्स, तो यानी जो मैग्नेटिक फोर्स है उसमें हमें फोर्स नहीं लगाना पड़ता, अगर हम दूर से ही हम दोनों मैग्नेट को पास पास रखें तो वो दोनों एक दूसरे से अट्रैक्ट हो जाएंगे। ठीक है, फिर है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, तो वो हमें पता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स किसे कहते हैं। देखो यहाँ पे डेफिनेशन लिखी हुई है, डेफिनेशन हो गई यहाँ पे, यस, द फोर्स एक्सर्टेड बाय अ चार्ज बॉडी ऑन अनदर बॉडी, जो एक बॉडी में कोई चार्ज हो वो दूसरे बॉडी में अगर लगता है तो उसको हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। और प्रेशर तो हमें पता ही है कि प्रेशर कैसे लगता है। ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स, तो वो हमें पता है कि ग्रेविटी और ग्रेविटेशनल फोर्स है वो कैसे लगता है। ठीक है, और प्रेशर का ये फॉर्मूला याद रखना है, प्रेशर इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। ओके, सो ये एक्टिविटी तो अभी कुछ याद रखने की ज़रूरत नहीं है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी कुछ इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, आप रीड कर सकते हो। तो यहाँ पे 11 चैप्टर है वो कंप्लीट होता है। ओके, अब जाते हैं दूसरे चैप्टर में। अब है हमारे पास चैप्टर 12 फ्रिक्शन। अब फ्रिक्शन यहाँ पे डीप में आ गया है। ठीक है, सबसे पहले हमें पता है कि अगर कोई पील है बनाना की, अगर उसमें हमारा पैर है वहाँ पे उसके ऊपर आता है तो क्या होता है, हम गिर जाते हैं। ठीक है, तो क्या होता है कि वहाँ पे फ्रिक्शन नहीं होता है। मान लीजिए कि यहाँ पे कोई एक बुक है तो हम उसको पुश कर रहे हैं तो वो दूसरी जगह चले जाएगा, तो वो बुक वहाँ पे दूसरी जगह चली जाएगी, दूसरे एंड पे, इट मीन्स वहाँ पे फ्रिक्शन लग रहा है। ठीक है, फिर यहाँ पे स्प्रिंग बैलेंस है, तो वो हमारे घर पे है, तो वो हम उसका यूज़ करके हमें पता है कि स्प्रिंग बैलेंस का यूज़ है वो कैसे होता है। फिर देखो यहाँ पे है, ये एक्टिविटी में अगर कोई जो सरफेस है वो जो एकदम लीसी सरफेस है, ठीक है, स्मूथ सरफेस है, तो वहाँ पे अगर हम सेल से देखो वहाँ पे ए पोजीशन से हम सेल रखेंगे तो वो सेल दूर तक चला जाएगा। लेकिन यहाँ पे हम कोई मटेरियल रख ले, कोई ऑब्जेक्ट रख ले, और उसके बाद जब हम सेल को मूव करेंगे तो वो उतने ही ज़्यादा दूर नहीं जाएंगे। ठीक है, क्योंकि अगर स्मूथ सरफेस है तो वहाँ पे फ्रिक्शन है वो कम होगा। ओके, और कोई भी सरफेस हो उसमें इरेगुलरिटीज़ तो होती ही है, वो तो हमें भी पता है। ठीक है, हमें जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो ये है हमारे पास, मैं आपको बता दूं, रुको, अभी एक है हमारे पास स्टैटिक फ्रिक्शन और एक हमारे पास है स्लाइडिंग फ्रिक्शन। अब स्टैटिक फ्रिक्शन किसे कहते हैं, मान लीजिए कि कोई बॉक्स है और वो स्टेडी पोजीशन में है, रेस्ट पोजीशन में, हम उसको फोर्स दे रहे हैं तो वो मोशन में आ जाएगा। ठीक है, तो उसको बोलेंगे स्टैटिक फ्रिक्शन।
और हमें उसकी जो मोशन है वो हमें कंटिन्यू रखनी है। फिर जो हम फोर्स लगा रहे हैं उसको क्या कहेंगे, स्लाइडिंग फ्रिक्शन। अगर हम बाइसिकल चला रहे हैं तो हम पेंडल है वो मार रहे हैं, तो क्या होगा कि हमारी साइकिल है वो मोशन में है और उसकी जो मोशन है वो बढ़ती जा रही है, तो उस फोर्स को हम क्या कहेंगे, स्लाइडिंग फ्रिक्शन। ठीक है, फिर यहाँ पे फ्रिक्शन और नेसेसरी इविल। फ्रिक्शन अब नेसेसरी इविल किस तरह से, चलो हम देखते हैं। यहाँ पे एक तो है कि नेल को हम फिक्स करने के लिए हम क्या करते हैं कि हम उसकी जगह फ्रिक्शन अगर हो रहा है तभी हम नेल को वहाँ पे रख सकते हैं। हाँ, एक यहाँ पे हमें पता है कि हमारे जो शूज़ होते हैं उसके सोल से वो दिन ब दिन वो कम होते जा रहे हैं, उसका जो सोल है वो वीक होता रहता है, तो वो फ्रिक्शन की वजह से। ठीक है, हम रेलवे स्टेशन पे देखते हैं कि जो उसके स्टेप्स है वो काफ़ी कुछ बहुत सारे स्मूथ जैसे होते हैं। ठीक है, फिर हमें एक यहाँ पे पता है कि अगर हम अपने जो हैंड है हम उसकी हमारी जो पाम है उसको अगर हम रब करेंगे तो वहाँ से हीट प्रोड्यूस होगी। ठीक है, जो मैच स्टिक है उसमें भी कहाँ फ्रिक्शन होगी तभी वहाँ पे फायर है वो लगेगी। ठीक है, इंक्रीजिंग एंड रिड्यूसिंग फ्रिक्शन। चलो तो हम फ्रिक्शन को इंक्रीजिंग भी कर रहे हैं, रिड्यूस भी कर रहे हैं। अब देखो यहाँ पे फ्रिक्शन है वो इंक्रीज़ हो रहा है, देखो यहाँ पे टायर है, शूज़ है, तो वहाँ पे इंक्रीज़ हो रहा है। और साइड में देखो कैरम बोर्ड, तो वहाँ पे फ्रिक्शन है वो रिड्यूस होगा तभी हम कैरम है वो अच्छे से खेल सकते हैं। ठीक है, तो ये हमें याद रखनी है। और अगर फ्रिक्शन है वो कम हो रहा है और आपको अगर इंक्रीज़ करना है तो हम कोई भी लुब्रिकेंट्स लगा सकते हैं, कोई ऑयल लगा सकते हैं। ठीक है, कुछ भी हम लगा सकते हैं। फिर है व्हील, अगर हम व्हील लगा देते हैं तो भी हमारा जो फ्रिक्शन है वो रिड्यूस हो जाता है। ठीक है, तो उसको बोलेंगे रोलिंग फ्रिक्शन, रोलिंग फ्रिक्शन। फिर यहाँ पे लास्ट वन है फ्लूइड फ्रिक्शन। तो फ्लूइड फ्रिक्शन में क्या है कि कोई भी अगर ऑब्जेक्ट है तो वो स्काई में वो इसी तरह से एयर में आराम से वो जो डिस्टेंस है वो ट्रैवल करता है और फ्रिक्शन को पास करके वो आगे बढ़ता है। ठीक है, तो उसको बोलेंगे फ्लूइड फ्रिक्शन। उसमें बर्ड्स भी आ गए और एरोप्लेन भी आ गया। ठीक है, सो ये था हमारा चैप्टर 12। देखो अब चैप्टर 12 है वो हो गया है। ठीक है, अब चैप्टर 13 है। ओके, सो चैप्टर 13 है वो साउंड चैप्टर है। साउंड चैप्टर हमने अच्छे से लर्न किया था, इसमें बहुत कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन साउंड कैसे प्रोड्यूस होता है वो हमें देखने को मिलता है। हम कोई भी अगर किचन का कोई भी ऐसे ले ले, ठीक है, कुकर या कुछ भी ले ले, तो हम कोई भी ऑब्जेक्ट से आवाज़ करेंगे तो साउंड प्रोड्यूस होगी। इस तरह से हम कंपास बॉक्स रखेंगे और रबर को पुल करेंगे तो भी आवाज़ प्रोड्यूस होगी। इस तरह से हमें कोई एक प्लेट है तो उसमें हम वाटर ले लें और फिर स्पून से अगर हम उस पर स्ट्राइक करेंगे तो वहाँ पे भी साउंड है वो प्रोड्यूस होगा। ठीक है, इस तरह से वीणा है, तबला है, फ्लूट है, सभी में एयर साउंड है वो प्रोड्यूस होता है। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि साउंड कहाँ से प्रोड्यूस होता है हमारे ह्यूमन में, तो हमारे बॉडी में होता है वॉइस बॉक्स। ठीक है, और अदरवाइज उसको लर्नेक्स भी कहते हैं। ठीक है, तो एक वाइंड पाइप होता है, देखो आप यहाँ पे देख सकते हैं 2 वोकल कार्ड्स होते हैं। सो उसमें से एयर है वो ट्रैवल होगी। ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह जाएगी और फिर वहाँ पे पास होगी। ओके, सो वाइंड पाइप की ज़रूरत होती है और वोकल कार्ड्स होते हैं, उसमें से एयर है वो ट्रैवल होती है। ठीक है, फिर वहाँ से साउंड है वो प्रोड्यूस होती है। ओके, फिर है साउंड नीड्स अ मीडियम फॉर प्रोपेगेशन। कोई भी अगर साउंड है वो प्रोड्यूस हो रहा है तो उसमें मीडियम की रिक्वायरमेंट होगी। सो नॉर्मल हम मीडियम है वो हमारे पास क्या है, आसपास में एयर है। ठीक है, अगर एयर नहीं होगी तो कोई भी साउंड है वो प्रोड्यूस नहीं होगा। ठीक है, और उसकी वजह से हम अपनी लाउडनेस भी चेक कर सकते हैं। अब देखो ये जो भी पिक्चर्स है उसमें सभी जगह साउंड है वो प्रोड्यूस हो रहा है क्योंकि उनके बीच कोई एक मीडियम है। ठीक है, तो ये एक्टिविटी हम ऑलरेडी घर पे भी कर सकते हैं।
और एक खास है हमारे ह्यूमन में है ईयर ड्रम। ईयर ड्रम है तो वहाँ पे साउंड है वो प्रोड्यूस किस तरह से होगा, तो वो हमें यहाँ पे बताया गया है कि ह्यूमन ईयर में ईयर ड्रम होगा, उसके थ्रू जो कोई भी साउंड है वो वहाँ से ट्रैवल होगा और फिर हमारे ईयर में धीमे धीमे धीरे धीरे पहुँच जाएगा। ठीक है, और हमें याद रखना होगा कि जो भी ऑसिलेटर है उस नंबर्स को हम क्या कहेंगे, फ्रीक्वेंसी कहेंगे, और फ्रीक्वेंसी का जो यूनिट है वो क्या है, हर्ट्ज है। फ्रीक्वेंसी को हर्ट्ज में मेज़र करते हैं। ठीक है, फिर एक हमारी पिच है, तो पिच है वो अगर हम मान लीजिए अगर हम विसल है वो बजा रहे हैं और अगर एक ड्रम है वो बजा रहे हैं, तो विसल की आवाज़ वो दूर तक जाएगी, यानी उसकी पिच है वो क्या है, ज़्यादा है, इंक्रीज है, और जो ड्रम है उसकी पिच क्या होगी, लो होगी। ओके, सो एक और है नॉइस। अगर साउंड से नॉइस भी होता है वो हमें पता ही है। ठीक है, सो हमें नॉइस पोल्यूशन है वो हमें कंट्रोल करना चाहिए। ठीक है, हॉस्पिटल और उसका हमें ध्यान रखना चाहिए। लाउड स्पीकर वाले एटमॉस्फेयर, तो उससे भी हमें बच के रहना चाहिए। तो ये सभी रीज़न है हमारे नॉइस पोल्यूशन के। तो यहाँ पे हमारे चैप्टर के रिवीजन है वो पूरे होते हैं। ठीक है, बाकी के जो चैप्टर है उसका रिवीजन आपको मैं सेंड कर दूंगा। ओके, ठीक है, थैंक यू।